हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक एज, और वैदिक एज से जो इनिशियल होगा वो होगा आर्यन का इन्वेजन। अभी तक हमने देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो हमारी 1750 बीसी में लगभग खत्म हो जाती है, 750 बीसी से। और जो हमारा जब वैदिक एज स्टार्ट होगा वो होगा 1500 बीसी से। बट इसकी जो बीच का जो टाइमिंग है ना, कि 1750 बीसी से 1500 बीसी के बीच का लगभग ये 250 सालों का जो इतिहास है, उसका हमारे पास ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पता है, ना कोई टेक्सचुअल वाला जो कुछ पता है। तो ये 250 सालों का इतिहास है वो गायब है। या इस टाइम पे ऐसा क्या हुआ है, क्या होता होगा, कुछ भी हमें इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इसमें जो जो लेट हड़प्पन साइट थी वहां तक तो जो अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करता था हमारा जो हड़प्पा वाला, और यहाँ पे जो वैदिक एज है वो हमारा रूरल है। तो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन से रूरल की तरफ, तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ऐसा इस बीच में क्या हुआ कि ये सब चीजें इतनी चेंजेस आ गए। और इसी बीच में जो 1500 बीसी का बीच का जो एज है हमारा, जो 1500 बीसी वाला, वहां से स्टार्ट होता है आर्यनों का आगमन इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो जो आर्यन थे वो बेसिकली, ऐसा एक मानता है जो सब लोग जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया इस व्यू को, कि जो आर्यन थे वो बेसिकली जो एल्प माउंटेन्स का जो ईस्ट वाला हिस्सा था। एल्प माउंटेन आपको पता होगा, एल्प माउंटेन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये एल्प माउंटेन है वो बेसिकली इटली में है, ये यूरोप वाला फेस। तो जो ईस्ट में जो एल्प माउंटेन के ईस्ट वाला जो पार्ट है, वहां का जो जो सेंट्रल एशिया का जो स्टेपी रीजन है वहां पर ये लोग रहते थे, आर्यंस। वहां से इनकी जो एक टुकड़ी थी वो जाती है धीरे धीरे करके ईरान में, और ईरान से फिर ये लोग अलग अलग जगह पे सेटल होते हैं, जिसमें से जो ईरान था वहां से एक टुकड़ी इनकी जाती है वेस्ट की तरफ, जो कि हमारा यूरोप वाला हिस्सा है, और एक आती है इंडिया की तरफ। तो यहाँ से ये अलग अलग इनकी जो ट्राइब्स हुआ करती थी वो अलग अलग जगह पे जाती है। बेसिकली जो आर्यन थे वो बेसिकली रियरिंग करते थे एनिमल की, नोमैडिक ये लोग लाइफ जीते थे और एनिमल की रियरिंग करते थे। ये लोग कोई वैसे नहीं थे कि ये बहुत ज्यादा मतलब अर्बनाइजेशन को मतलब हो इनके पास में बहुत ज्यादा वैसे हो। बट ये लोग इतने एडवांस थे ना, इनके पास में जो हॉर्सेस थे ना, वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। क्योंकि हॉर्सेस के थ्रू ये एक स्थान से दूसरे प्लेस पे बहुत आसानी से जल्दी फास्ट मूव कर सकते थे। ये इसमें आप देख रहे हो ये चैरियट रेस, ये चैरियट होता है, यानी कि ये जो घोड़ा के द्वारा इसमें जो गाड़ी है, ये इसमें ये बैठ के ये लोग जाते थे। तो इससे क्या होता है, जो हॉर्सेस होते हैं वो काफी फास्ट रनर होते हैं, तो ये जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी जाते थे, वहां पे वो लोग आक्रमण कर सकते थे। और इनके पास में जो टेक्नोलॉजी थी वो थी, एक तो इनकी जो जो वेपन्स थे ना वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो तलवारें हुआ करती थी वो बहुत अच्छी थी। इससे पहले कि जो सिविलाइजेशन के जो लोग रहते थे वो बेसिकली जो इस टाइप से युद्ध नहीं किया करते थे। उनके पास में ऐसे कुछ हॉर्सेस नहीं थे, उनके पास इतनी अच्छी तलवारें नहीं हुआ करती थी। इसके साथ ही साथ जो आर्यन थे वो बेसिकली कोट पहनते, मतलब कहते कि जो आपने देखा होगा ना, जो अपने जो नई नई हिस्टोरिकल आपने जो वो देखी होंगी, मूवियां देखी होंगी, तो जो अपने वो पूरे शरीर पे ना एक कवच पहन लेते हैं, तो वो कवच पहन के वो लोग लड़ते थे। तो इससे पहले जो और जो लड़ाई होती थी, जो वहाँ पे जो लड़ते थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे या इंडिया में भी जो ट्राइब्स रहती थी, वो लोग इस टाइप से युद्ध नहीं करते थे। उनके पास में कवच वगैरह हुआ नहीं करता था लड़ने के लिए। बट जो आर्यन थे इनके पास में कवच हुआ करता था, इनके पास में हॉर्सेस हुआ करते थे, इनके पास में ये गाड़ी होती थी और जो हॉर्सेस की उनको खींचते थे। इसके साथ ही साथ इनके पास हॉर्स पर बैठकर लड़ने वाले, यहाँ पे इनके पास में लड़ाकू हुआ करते थे। तो ये सारी स्ट्रेंथ थी कि ये इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा, इन्होंने जहां पर ये गए वहां के लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया और वहां पर अपनी सभ्यता का इन्होंने विकास किया। तब ये ईरान से जब इंडिया की तरफ, ऐसा तो था नहीं कि ये अचानक से ही आ गए, ये कि पर्पसली कि हमें जाना है और इंडिया पे हमें आक्रमण करना है, ऐसा इनका कोई इरादा नहीं था। तो इनमें से जब ईरान से जो इनकी जो ट्राइब्स कुछ आए, कुछ लोग यहाँ पे आके रहने लग गए। यहाँ पर जो यहाँ पर रहते थे उनको बोलते थे दासाज। जो यहाँ के जो आर्यनों की कुछ एक टुकड़ी थी, जो धीरे धीरे कुछ लोग आ गए होंगे, वो इंडिया में रहने लगे थे, उनको बोलते थे दासास। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि दासास का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। ठीक है, तो आर्यनों की बेसिकली जो पीरियड था वो हमने आपको बता दिया कि आर्यन कहाँ से आए थे। जो एल्प माउंटेन का ईस्ट वाला हिस्सा था वहां से आते थे, बेसिकली सेंट्रल
एशिया से ये लोग आए थे, पहले ईरान जाते हैं, ईरान से एक टुकड़ी इनकी जाती है यूरोप की तरफ और एक टुकड़ी जाती है इंडिया की तरफ अफगानिस्तान से होते हुए। बेसिकली जो आर्यन जो वैदिक एज का जो पीरियड है, यही आपका आर्यन वाला भी पीरियड है। तो ये जो वैदिक एज का पीरियड है वो बेसिकली 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये रहता है। इसमें जो 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो पीरियड है उसको बेसिकली अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ऋग वैद जो था वो आर्यनों का ही वेद वेद के रूप में एक्सेप्टेंस है इसको, इनको बताया जाता है कि इन्हीं का एक होली ग्रंथ हुआ करता था ये आर्यनों का। तो इसी टाइम पे आर्यन थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था। वो जो लेटर वैदिक पीरियड है वो बेसिकली 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का माना जाता है। आर्यनों के एक रूट का एक थोड़ा सा मैप के द्वारा हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें ये वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये था आर्यनों का, यहाँ पे आर्यन रहते थे। यहाँ से फिर ये ऐसे होते हुए ये देखिए, यहाँ से एक इधर ये टुकड़ी जा रही है, एक इधर हिंदू कुश से होते हुए ये यहाँ पे एंटर करते हैं इंडिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे इन लोगों का इनहेबिटेंट्स ये हुआ करता था आर्यनों का। इसके थ्रू भी मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया, भी हिंदू कुश वाला रीजन है ये बेसिकली अफगानिस्तान वाला। तो यहाँ से ये लोग इंडिया में एंटर करते हैं और ये टुकड़ी एक इधर इस तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये आर्यनों का रूट था कि कैसे कैसे ये लोग आए हैं माइग्रेट करके इंडिया में। कुछ थ्योरी है इसमें, बहुत सारी अलग अलग हिस्टोरियन है, उन्होंने अपना अपना अलग अलग तर्क दिया है कि ये यहाँ से आए थे, ये कहाँ से आए थे, मतलब ये पूरा पूरा अपना एक रीजन है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस है वो है मैक्स म्यूलर की थ्योरी। इसको सबसे ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने जो इस टाइप से एविडेंस उन्होंने दिए हैं वो लगता है कि हाँ ये वाले एविडेंस में दम है और ये जो थ्योरी है वो सही है। तो मैक्स म्यूलर ने बोला था कि ये बेसिकली जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो कि हम बताए थे जो स्टेपी रीजन है, क्योंकि इनके पास में घोड़े हुआ करते थे। स्टेपी रीजन मतलब एक प्लेन रीजन जिसमें ग्रास वगैरह उगी रहती थी। तो ग्रास चाहिए ना, घोड़ों को चारा के लिए चाहिए ग्रास, तो वो कहाँ होगी, बड़े बड़े मैदानों में। तो ये सेंट्रल एशिया की जो स्टेपी रीजन था ये वहां पे रहते थे, एल्प माउंटेन का ईस्ट वाला। तो ये जो मैक्स म्यूलर की ये थ्योरी है, मैक्स म्यूलर ने ऐसा बताया है। हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने बोला था कि ये बाहर के नहीं थे, ये हमारे इंडिया के ही थे, ये तिब्बत वाले रीजन से ये लोग आए थे इंडिया में। मेयर है, उन्होंने बताया कि जो पामीर्स वाला रीजन है ये वहां से आए थे इंडिया में। ये हमारे मेयर की थ्योरी है, मेयर ने ऐसा बोला था। और जो एक एक अगला जो हमारा जो है वो है हुर्जफेल्ड। हुर्जफेल्ड ने बोला था कि ये बेसिकली तुर्कमेनिस्तान से आए थे ये लोग, तुर्किस्तान से ये लोग इंडिया में आए थे। जेसी रोड, इन्होंने बताया कि ये जो है वो बैक्टीरिया से आई थी। तो बैक्टीरिया कौन सा रीजन है, बैक्टीरिया बेसिकली रीजन है जो हिंदू कुश माउंटेन एंड जो आमू दरिया रिवर, आज की प्रेजेंट में अगर इसको देखें तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान वाला रीजन, ये वहां से आए थे। ये जेसी रोड का इसमें मत है। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है कि ये बेसिकली आर्कटिक रीजन से ये लोग इंडिया में आए थे। और हमारे जो एक अलग जो वो है ब्रेंडन स्टीन, इन्होंने बोला था कि ये बेसिकली स्टेपी रीजन से ये लोग आए थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि जो अलग अलग हिस्टोरियन है उनका क्या क्या मत है। जो सर्वमत जो सब लोगों ने स्वीकार किया है उसको, वो है बेसिकली कि जो मैक्स मूलर वाली थ्योरी है उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो आर्यनों का बेसिकली जो बोलते हैं, आर्यन कौन होते थे, आर्यनों का जो एक वो है कि आर्यन वो जो किसी को बेवजह ना मारे। जो बुद्धिज्म में भी आप जब पढ़ोगे तो बुद्ध बोलते थे जो लोगों को मार देता है वो आर्य कैसे हो सकता है, वो तो अनार्य हो गया। तो जो आर्य वो जो किसी को वैसे ना मारे वो आर्य। आर्य का बेसिकली जो ऋग वैदिक हमारा है जो होली टेक्स्ट है उसमें आर्य का मतलब बताया गया है नोबल मैन। आर्या का मतलब है नोबल मैन, नोबल मैन होता है। ठीक है, तो आर्यन बेसिकली वो थे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, आपने अभी भी आप यूरोप के बहुत सारे आप देशों में जाओगे तो बहुत सारी जो जैसे कि फ्रेंच हुआ, स्पेनिश हुआ, लैटिन, ग्रीक, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको
जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यानी कि जो हमारी संस्कृत है, क्योंकि जो आर्य इंडिया में जो आर्यन थे वो संस्कृत बोलते थे, तो जो वहां की जो फ्रेंच, स्पेनिश, इटैलिक और लैटिन वाली, ग्रीक वाली जो आप लैंग्वेज देखोगे उसमें बहुत सारे वर्ड सिमिलर हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन बेसिकली संस्कृत से हुआ है। तो जो यूरोप की जो जितनी लैंग्वेज है उनका, इसमें देखेंगे जो बेसिकली जो आर्यन थे वो स्टेपी रीजन से वहां से आए थे, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, जो मैंने बताया था आपको, ईस्ट ऑफ एल्प माउंटेन, ये वहां से आए थे। एक और ये बेसिकली ये जो व्यू है ना कि ये एल्प माउंटेन के ईस्ट वगैरह से आते, ये एक्सेप्टेड व्यू है, इसको ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ ये वाली थ्योरी सही है। और इसके बेस क्या है कि ये वहां से आए थे कि नहीं आए थे, इसके बेसिस हैं कि उनके जो नेम्स होते हैं ना, डॉग के, गॉट के, हॉर्सेस के, वो लगभग सेम है। ये बेसिकली जो एंटर करते हैं वेस्ट एशिया में 2000 बीसी के आसपास, यानी कि धीरे धीरे सट सट के ये धीरे धीरे चल के आते हैं, और ईरान इनका बेसिकली मैन हुआ करता था, ईरान में आके ये लोग बस गए थे, उसके बाद ये फिर लोग इधर उधर ये लोगों ने ट्रांसफर हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं ये लोग। इनका मेन ऑक्यूपेशन बेसिकली एनिमल रियरिंग था, और ये एग्रीकल्चर था वो इनका सेकेंडरी टास्क हुआ करता था। इसमें भी जो माइग्रेशन कैसे हुआ है आर्यन का इंडिया में, वो एक मैप के द्वारा आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि हिंदू कुश वाले रीजन से ये लोग इंडिया में एंटर करते हैं। तो जो आर्यन थे वो बेसिकली पहले ईरान में रहते हैं, उसके बाद में वो इंडिया में एंटर करते हैं। इसका एक और एविडेंस है कि जो वहां के जो आर्यन ईरान में रहते थे उनकी बुक थी अवेस्ता, जैसे कि हमारे यहाँ ऋग्वेद है, ऐसे ही एक वहां की होली टेक्स्ट बुक है जो कि ईरानियन लैंग्वेज में लिखी है, अवेस्ता। उसके बारे में, उसमें यहाँ के जो टेक्स्ट हैं, जो ऋग्वेद वगैरह, उसका उसमें जिक्र है। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि जो आर्यन वहां के और यहाँ के, वो यहाँ से ही आए थे, ईरान से इंडिया में आर्यन। और जो ऋग्वेद है हमारा, बहुत सारी कॉमन थिंग्स हैं वो उसमें अवस्था में है, जैसे कि बहुत सारे जो भगवान हैं उनके नाम जो हमारे यहाँ ऋग्वेद में मेंशन है, वही जो ईरान की, जो ईरानी लैंग्वेज वाली जो अवेस्ता बुक है उसमें भी वो सारी चीजें मेंशन है। जैसे हमारे यहाँ आग की पूजा की जाती है, वर्शिप ऑफ फायर, वो अवेस्ता में भी मेंशन है। जैसे कि वो लोग सोमरस का सेवन करते थे, वो अवेस्ता में भी मेंशन है, हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन है। ये सारी चीजें, इससे एविडेंस से हमें समझ में आता है कि जो ईरान में रहते थे और ये यहाँ पे रहते थे, वो आर्यन लगभग एक ही थे, वो यहाँ पे माइग्रेट करे थे इंडिया में। इनका जो बेसिकली जो मेन वर्क था वो एनिमल रियरिंग था, यानी कि पशुओं को चराते थे, उनको पालते थे। सेकेंडरी टास्क इनका था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनका प्राइम वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था। अदर एविडेंसेस क्या है, एक हितेती इंस्क्रिप्शन है टर्की का, जो कि 900 बीसी से 1700 बीसी के बीच का है। वो एक एक है कैसाइट इंस्क्रिप्शन, जो कि इराक का है 1600 बीसी के आसपास, और मितानी जो इराक का इंस्क्रिप्शन है 1400 बीसी के आसपास। इन सब इंस्क्रिप्शन से समझ में आता है कि जो ब्रांच थी आर्यन की, वो स्टार्ट हुई थी मूव करना वेस्ट की तरफ। तो इन सारे इंस्क्रिप्शन से लगता है हमें, और एविडेंस हमारे और स्ट्रॉन्ग उसको बताते हैं कि जो आर्यन थे वो ईरान से इंडिया में आए थे, वो ब्रांच उन्हीं की थी जो इंडिया में आई थी। अब इसमें कुछ थ्योरी है, एक थ्योरी है कि ये फॉरेन ओरिजिन के थे, एक थ्योरी ये है कि ये इंडियन ओरिजिन की थी। तो अब जो फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी है उसमें क्या क्या एविडेंसेस हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो आर्यन थे वो बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के थे। तो उसमें सबसे पहला है अवेस्ता टेक्स्ट। अवेस्ता टेक्स्ट से हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी जो हमारे ऋग्वेद में है वो अवेस्ता में है, तो वहां से समझ में आता है कि ये बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के हुआ करते थे। जो हिटाइट इंस्क्रिप्शन है उससे, जो कैसाइट इंस्क्रिप्शन है उससे, तो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी, उससे भी समझ में आता है। जहाँ पे इंडिया में जो बोलते थे वो बेसिकली संस्कृत बोलते थे जो वहाँ पे आर्यन थे, और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बहुत सारे वर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं संस्कृत से। हॉर्स रियरिंग यहाँ से भी समझ में आता है कि ये बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के हुआ करते थे। अब कुछ इंडियन ओरिजिन के में भी ये कुछ व्यू है, कुछ हमारे हिस्टोरियन का, उन्होंने उनका ये मत है कि ये बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के नहीं हो गए, इंडियन ओरिजिन के ही थे। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा आर्गू देते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी और बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने बोला कि ये जो आर्यन थे वो बेसिकली होमलैंड था इंडिया ही इनका, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे।
इन्होंने बताया कि ये लोग जो आर्यन थे वो बेसिकली तिब्बत से आए थे और फिर बाद में दूसरी कंट्रीज में गए थे। बेसिकली जो आर्यन थे उनको अगर जब वैसे अगर देखा जाए कि ओवरऑल व्यू अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इनमें से ये दोनों मत लेके आइए, दोनों के दोनों सही हैं। बट जो ओवरऑल जो व्यू है वो बेसिकली यही माना जाता है कि वो बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के ही हुआ करते थे, वो कोई इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। जो हिस्टोरियन है वो बेसिकली इस पे अभी काम कर रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन थ्योरी वाली जो बात है उस पे अभी भी काम चल रहा है कि ये उसमें और जानने की कोशिश हो रही है कि सच में ये इंडियन थे या नहीं थे। बट अभी तक का जो मत है वो यही है कि वो फॉरेन ओरिजिन के हुआ करते थे। ये थोड़ा सा पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको थोड़ा सा दिखाया गया है कि जो फायर वर्क से बोलो कैसे करते थे, ये थोड़ा सा वो है। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा एक डिवाइड किया था इसमें दो भागों में। जैसे कि ये अर्ली वैदिक एज है जो कि 1500 से 1000 बीसी का पीरियड है, और लेटर वैदिक पीरियड है वो बेसिकली 1000 से 600 बीसी के बीच का पीरियड है। ऋग वेदा में एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन है कि ये आर्यनों का जो रीजन था वो कौन सा था। तो आर्यन का रीजन था वो था सप्त सेंधवा, ये पंजाब वाला रीजन सप्त सेंधवा। अब ये सप्त सेंधवा क्या है? सप्त सेंधवा उसको कहते हैं जैसे कि लैंड ऑफ सेवन रिवर, 7 नदियों का स्थान। अब ये नदियां कौन सी थी इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक ओवरव्यू। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती, ये वो रिवर्स थी, यहां पे ये लोग रहते थे आर्यन। ये हमारा ऋग्वेद में अभी इसका मेंशन है इन नदियों के बारे में। ऋग्वेद में जो गंगा और यमुना है उनका बहुत कम मेंशन है, यानी कि रियर मेंशन है। जो मेन फोकस था ऋग्वेद का वो बेसिकली सरस्वती रिवर पर हुआ करता था। ये हमारी सरस्वती रिवर। अब यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी ये उभरती है कि जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि जो सरस्वती रिवर है वो बेसिकली 2000 बीसी के आसपास सूख गई थी, मतलब खत्म हो गई ये वाली नदी सरस्वती रिवर, ड्राई हो चुकी 2000 बीसी में। और जो आर्यन का जो समय है इंडिया में आने का वो 1500 बीसी बताया गया है। और जबकि जो ऋग्वेद में जो बेसिकली जो ज्यादातर जो फोकस है वो मेन सरस्वती रिवर पर है। जब वो नदी सूख चुकी है उसके बाद में आर्यन आए हैं, फिर ऋग्वेद में सरस्वती रिवर का बहुत ज्यादा जिक्र है। ये कैसे? तो ये थोड़ा सा डाउट आता है कि सच में ऋग्वेद आर्यनों का ही वेद है कि नहीं है। बट हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये मान के चलना है कि जो हमने आपको पढ़ाया है कि ऋग्वेदा आर्यनों का ही वेद था और उसमें ये 7 नदियां थी। आपको कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी तक जो एक्सेप्टेड व्यू है वो यही वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आर्यनों की जो ट्राइब थी उसको बेसिकली जन बोला जाता था। जो अदर सोशल यूनिट थी उनको बीस, संघ, गण और व्रत इन नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें ये जो जो वहां की जो छोटे छोटे कुछ लोग थे टुकड़ियों में, वो लोग यहाँ पे इंडिया में आ गए थे, उनको बोलते थे हम दस। उनको क्या नाम बोला जाता था? दसास के नाम से उनको जाना जाता था। और जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के, जो इंडिया में ही रहते थे, वो बेसिकली उनको बोलते थे दस्यूज। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको बोलते हैं दस्यूज। जो इंडिया के इनहेबिटेंट थे, जिनको हम जो कि द्रविडियन कल्चर को फॉलो करते थे। द्रविडियन कल्चर, आपको साउथ इंडिया के लोग जैसे द्रविडियन वहां के हैं साउथ इंडिया वाले अभी एट प्रेजेंट में, उनको बोलते थे दस्यूज। वो दशा थे वो जो मतलब वहां के जो अभी भी जो वैदिक के जो भी बोला उनके जो कर्मकांड जो भी होते थे उसको थोड़ा सा वो फॉलो करते थे, वो दशास थे। क्योंकि ये लोग ही वो ये आर्यन ही थे ये लोग, पर ये लोग बहुत पहले यहाँ पे आके बस गए थे। तो यहाँ पे जब इनका एक मिलिशिया ग्रुप आया आर्यनों का, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया बेसिकली, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बेसिकली दोनों से होता है, दसास से भी होता है, दस्यूस से भी होता है। बट उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो दसाओं के दसास जो थे उनके प्रति था, क्योंकि वो लोग बेसिकली वो वही थे जो वैदिक
जो रूल था उसको फॉलो करते थे, इसलिए उनको तरफ वो उनका ज्यादा सख्त रवैया नहीं हुआ करता था, उनका सख्त रवैया था 10 यूज की तरफ में। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है। और जो जन होता है बेसिकली उसका मतलब होता है, अगर देखें तो अच्छे लोग, जन का मतलब होता है अच्छे लोग। ठीक है। तो यहां पे हमने आपको बता दिया उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दोनों से होता है, 10 से भी होता है, 10 यूज से भी होता है। अब जब ये लोग मिलिशिया ग्रुप जब यहां पे आता है इसमें इंडिया में, तब वहां पे जो किंग थे वो थे संभारा। संभारा किंग थे जो कि इंडिया में उस टाइम पे रूल कर रहे थे, और ये बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे। इनके बताते हैं, जैसे ऋग्वेद में मेंशन है कि इनके 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट हुआ करते थे, और ये इनका जो रीजन था वो बेसिकली व्यास, उयर और यमुना नदी के किनारे इनका किंगडम हुआ करता था। और जो मिलिशिया ग्रुप आया उनका जब इनसे युद्ध होता है, तो उसमें जब किंग थे वो थे दिबो दशा। ठीक है। जो यहां तक आपको क्लियर हो गया। वो जो देवोदशा थे वो बेसिकली भारत क्लेन के राजा हुआ करते थे। यहां तक क्लियर है। जो इंडिया में जब रूल कर रहा है वो है संबारा। ठीक है। इंडिया में जो रूल कर रहा है, इंडिया के इनहेबिटेंट रूलर है, किंग है, वो है संबारा। और जो आर्यनों का जो एक क्लेन आई थी, भारत क्लेन आर्यनों की, जो कि मिलिशिया थी, वो क्लेन जब आक्रमण करती है संबारा पे, तो उस क्लेन को, जो भारत क्लेन है, उसको लीड कर रहा था देवोदशा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देवोदशा ने संबारा को उस युद्ध में हरा दिया। ये हमारा ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। आपने आगे चल के आप पढ़ोगे, जब 10 राजन युद्ध आएगा तो आप उसमें भी पढ़ोगे, क्योंकि इतना तो होने वाला नहीं था कि यहीं तक ये चीज थमने वाली थी, ये आगे भी जाने वाली थी, आगे भी प्रोसीड होने वाली थी, क्योंकि किंगडम अब धीरे धीरे बड़े लेवल पे बनने वाले थे। तो जो आर्यन जो चीफ थे, जो अगर दस्युज को हरा देते थे तो उनको बोला जाता था त्रयादस्यु। यानी जो आर्यन जो क्लेने आती थी, उनके जो रूलर हुआ करता था, वो अगर यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स यानी जो दस्युज हुआ करते थे उनको हरा देते थे, तो उसको बोला जाता था त्रिशा दस्यु। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो वहां के जो आर्यन चीफ थे उनका दशाओं के प्रति, दशास थे उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था, बट जो दस्यूज थे उनके प्रति वो काफी हॉस्टाइल तरीके से वो लोग पेश आते थे, जिसको दस्यु हत्या, ये बहुत ज्यादा मेंशन, रिपीटेडली मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है। जो इन ये बेसिकली जो आर्यन हुआ करती, जो आर्यन की क्लेन थी, वो इंद्र को बहुत ज्यादा माना करते थे। इंद्र, इंद्र का मतलब होता है पुरंदर, और इसको अगर बेसिकली अगर तोड़ें तो इसका बेसिकली मतलब होता है ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला। तो इनकी इंद्र को इतना इसी वजह से ये लोग मानते थे दस्यु, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि इन्होंने इनकी इंद्र की वजह से कई बार जीत हासिल की है, तो इनकी काफी ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंस है इनकी नजरों में। मतलब आपकी आर्यन जो थी उनकी इंद्र की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस वो लोग मानते थे इंद्र को। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते, जो फर्स्ट बैच था जो आर्यन का, वो बेसिकली 1500 बीसी में आक्रमण करता है, और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसलिए इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया उनसे भी होता है, जैसे कि दस्यूज और जो दसाल, जो कि वहां के लोग थे बट इंडिया में रह रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। और इससे पहले जो थे, जो दस्यु वगैरह होते थे या दशा होते थे, वो ज्यादा वायलेंट नहीं हुआ करते थे। ठीक है। यहां तक हमने अब पढ़ लिया है, और इंद्र का भी मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि पुरंदर के बारे में ऋग्वेद में जो मेंशन है वो किससे है, तो वो इंद्र से रिलेटेड है, और इनको बोला जाता था ब्रेकर ऑफ द फोर्ट। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आर्यनों का बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दो टाइप से कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक वो था जो इंडियन लोग थे उनसे, और दूसरा वो अपने आपस में भी लड़ते थे। ठीक है। जो आर्यन थी बेसिकली वो 5 ट्राइब में डिवाइड हो गए थे वो लोग, तो जो उसको बोला जाता था पंचजनास।
आर्यन जो यहाँ पे आए थे वो आपस में भी 5 ट्राइब में डिवाइड हो गए थे, जिनको बोलते थे पंच जनाज। ठीक है। इसके अलावा जो वहां पे जो इंडिया के इनहैबिटेंट थे वो भी रहते थे, उनको बोलते थे नॉन आर्यन। ठीक है। तब जो आर्यन थे जब आपस में लड़ते थे, पंचजना जो आपस में जो इनकी ट्राइब्स लड़ती थी, इसमें वे लोग जो नॉन आर्यन थे, जो इनहैबिटेंट्स हुआ करते थे इंडिया के, उनकी भी वो लोग हेल्प लिया करते थे। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मैं थोड़ा सा दस राजन युद्ध के बारे में भी बता देता हूं, और उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं जो इंडिया का ना जो भारत नाम है वो कैसे पड़ा। जो भारत नाम बेसिकली पड़ा है कि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, जो भारत क्लेन थी जिसको दिवोदशा लीड करते थे, उनके नाम पे ही ये भारत का नाम भारत रखा गया है। तो भारत क्लेन के नाम पे, इसके साथ ही साथ जो भारत वर्ष है वो इस बात पे भी रखा गया, किंग भी हुआ करते थे भारत। तो बेसिकली जो जनरली जो सिग्निफिकेंस है, वो ज्यादातर जो हिस्टोरियन ने माना है वो यही माना है कि जो भारत क्लेन थी उसके नाम पे इस देश का नाम, अपने जो देश है अपना इंडिया, उसका नाम भारत पड़ा था। ठीक है। दस राजन युद्ध जो हुआ था वो बेसिकली जो भारत ट्राइब थी, जो भारत क्लेन थी उसकी, एंड 10 अदर क्लेन थी। 10 अदर क्लेन में क्या थी, एक तो मैंने आपको बताया कि ये 5 क्लेन तो इन्हीं की हुआ करती थी, तो 5 आर्यन क्लेन थी और 5 नॉन आर्यन थे। ये 10 मिलके भारत क्लेन से युद्ध करते हैं, और उस टाइम पे जो भारत क्लेन को लीड कर रहा था वो था सुदासा। सुदासा बेसिकली जो देवोदशा था उसका पुत्र हुआ करता था। तो सुदासा और जो 10 क्लेन थी उनके बीच में युद्ध होता है, जिसको भारत क्लेन के सुदास ने जीत लिया था, यानी कि उन्होंने 10 जो क्लेन थी उनको हरा दिया था। इसको बोला जाता है 10 राजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है। यहां पे वो लोग जीत जाते हैं, भारत क्लेन वाले इसमें 10 राजन वार को जीत लेते हैं। और जो युद्ध लड़ा गया था वो बेसिकली रिवर परूसनी पर लड़ा गया था, जिसको अब हम रावी रिवर बोलते हैं। जो सुदास थे उन्होंने इसको जीता था, जो कि भारत क्लेन के थे। बाद में अभी ये क्या हो रहा था कि जो भारत क्लेन थी, त्रिशु क्लेन थी, ठीक है, और भी जो क्लेन थी ये आपस में लड़ती थी। बट इसमें जो पुरुष थे ना, वो कभी क्या होते थे, भारत का क्लेन का साथ देते थे, कभी त्रिशु का साथ देते थे। तो इनका वो कुछ नहीं था कि मतलब ये किसकी तरफ से लड़ेंगे। बाद में जो भारत क्लेन थी उसने पुरुष के साथ में मिलकर एक अलग क्लेन का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं क्रूज। और जो लेटर वैदिक टाइम्स में जो कुरूस थी उसने जो अपना जो सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ा लिया था, और जो अपर गंगेटिक प्लेन है वहां पर ये लोग मिलके एक बहुत बड़ा रूल स्टैब्लिश करते हैं, और ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जो क्रूज थी वो कैसे बनी है, भारत और पुरुष इन दोनों ये लोग साथ आते हैं और एक नई क्लेन का निर्माण करते हैं, क्रूज। ये सारी चीजें हमारी बेसिकली ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है। जो आर्यन थे वो जो ईस्टर्न कहां पर रहते थे, जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वो वाला रीजन, पंजाब और सम एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो रिवर्स मेंशन थी वो थी कुबा, सरस्वती, इंडस जिसको सिंधु बोलते हैं, एंड इस ट्रिब्यूटरी जो कि मेंशन है हमारे ऋग्वेद में। सप्त सेंधा जैसे कि उसमें मेंशन है कि सप्त सेंधा पे ये लोग रहते थे, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। जो सरस्वती थी वो ईस्ट में थी, जो सिंधु थी वो वेस्ट में थी, और शतुद्रु जिसको सुतलज बोलते हैं अब करंट में, बेपासा यानी ब्यास रिवर, अस्किनी जिसको चेनाब बोलते हैं अब, परुसनी यानी रावी रिवर, बितास्ता जिसको झेलम रिवर बोलते हैं। और ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो यही है हमारी लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों का स्थान। इसमें थोड़ा मैप के द्वारा इसमें थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश की है कि कौन सी नदी कहां पर है। ये यमुना और गंगा, इसका बहुत कम मेंशन है ऋग्वेद में, इसका ज्यादा मेंशन नहीं है। तो बेसिकली जो नदियां हैं उनका मेंशन है सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, सिंधु, और आपकी सरस्वती रिवर जो कि ड्राई हो गई है, ड्राई बेड वाला, यहीं कहीं होती सरस्वती रिवर।
इसके बारे में बताया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर बताया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे चल के हम और इसको वैदिक ये को बहुत ज़्यादा अच्छे से और क्लियर करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो ब्राह्मण हुआ ऋग्वेद वगैरह के बारे में अब स्टार्ट करेंगे कि ऋग्वेद में क्या था, उनके कौन से ब्राह्मण हुआ करते थे, क्या क्या टेक्स्ट थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो अगले लेक्चर में हम ऋग्वेद से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।